नमस्ते आप सभी का गुरु की जुबानी एक और नई कहानी चैनल पर स्वागत है। सीक्रेट फौजी अध्याय 8। गांव का बेटा। राजस्थान के धौलासर गांव में सुबह की किरणें रेत पर नाच रही थीं। एक कच्चे घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रामायण का पाठ कर रही थी। उसके सामने एक तस्वीर रखी थी, फौजी रामवीर सिंह की। तस्वीर पर माला चढ़ी थी और आंखों में आंसू थे। मेरे वीर बेटा, तू तो कहता था माँ लौट कर आऊंगा। माँ की आवाज लड़खड़ा गई। गांव वाले मानते थे कि रामवीर 3 साल पहले कुपवाड़ा में शहीद हो गया था। सेना की तरफ से तिरंगे में लिपटा शव बंद ताबूत में आया था और साथ में एक पत्र, आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन सिर्फ 2 लोग जानते थे कि यह आधा सच था, एक खुद रामवीर और दूसरा कर्नल विक्रम ठाकुर। अध्याय 2। ऑपरेशन ब्लैक हॉक्स। तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा, नाम, परिवार, पहचान। तुम्हारे अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। कर्नल विक्रम की आवाज सख्त थी। रामवीर ने बिना पलक झपकाए कहा, देश जिंदा रहे, इसके लिए मैं मरने को तैयार हूं। रामवीर भारतीय सेना के सबसे गोपनीय दस्ते ब्लैक हॉक्स में चुना गया था। यह दस्ता उन गुप्त मिशनों पर काम करता था जिनका कभी कोई प्रमाण नहीं होता। मिशन था हाफिज अब्बास, एक इंटरनेशनल आतंकी मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से भारत पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। रामवीर को एक नई पहचान दी गई, आरिफ खान, पेशावर का एक व्यापारी। अध्याय 3। दुश्मन की जमीन। पेशावर की गलियों में आरिफ खान बनकर घूमना आसान नहीं था। हर कदम पर शक की निगाहें और हर कोने में मौत थी। उसने एक चाय की दुकान शुरू की जो असल में एक जासूसी अड्डा थी। नीचे तहखाने में एक कंप्यूटर, सैटेलाइट कनेक्शन और भारत से संपर्क का छुपा नेटवर्क। वह अब आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे उसने वहां भरोसेमंद लोगों की एक छोटी टीम बनाई, जमील, ताहिरा और एक बच्चा बिलाल। इन्हीं में से जमील ने एक दिन खबर दी, हाफिज अब्बास अफगान सीमा पर पुराने किले में बैठक करने वाला है। वो भारत के 5 शहरों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहा है। अध्याय 4। घुसपैठ। किला पहाड़ों के बीच एक दुर्गम स्थान पर था। रामवीर ने खुद को एक ट्रक चालक के वेश में छिपाया और आतंकियों के काफिले के साथ वहां पहुंचा। रात के अंधेरे में उसने किले के अंदर घुसकर कई दस्तावेज, नक्शे और हथियारों की तस्वीरें लीं। वो जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो जिंदा नहीं बचेगा। तभी एक पहरेदार को उस पर शक हुआ। तू कौन है? ये क्या कर रहा है? रामवीर ने उस पर छलांग मारी, उसे बेहोश किया और उसके कपड़े पहन लिए। लेकिन अब वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकता था। उसने सैटेलाइट फोन से सारी जानकारी सेना को भेज दी और किले के बारूद घर में टाइम बम फिट किया। अध्याय 5। आग का बपतिस्मा। रात के ठीक 2 बजे धड़ाम, किले में जोरदार धमाका हुआ। हाफिज अब्बास, उसके कई साथी और हथियारों का जखीरा आग में जलकर खाक हो गया। लेकिन रामवीर खुद बुरी तरह घायल हो गया। एक स्नाइपर की गोली ने उसके कंधे को छलनी कर दिया था। रक्त बहता रहा, लेकिन वो घिसटते हुए पहाड़ों से नीचे उतरा, अफगान सीमा पार की और एक गुफा में छिप गया। 3 दिन बाद भारतीय एजेंट्स ने उसे खोज निकाला। अध्याय 6। दोबारा मरना। दिल्ली के एक गुप्त अस्पताल में उसका इलाज हुआ, लेकिन सरकार ने एक बार फिर उसे मृत घोषित किया। तुमने देश को बचा लिया रामवीर, लेकिन तुम्हारी पहचान अब कभी वापस नहीं आ सकती, कर्नल विक्रम ने कहा। रामवीर ने केवल इतना पूछा, माँ को क्या बताया जाएगा कि तू अब शहीद हो गया और तिरंगे में लिपटा आया था। उसने आंखें बंद की और एक आंसू गाल पर बह निकला। अध्याय 7। वापसी। 6 महीने बाद एक अजनबी ने धौलासर गांव में कदम रखा। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों में थकान थी। वो सीधे उस घर पहुंचा जहां एक बूढ़ी माँ रामायण पढ़ रही थी। माँ, बस इतना कहा। वो कांपती हुई उठी, उसका चेहरा छूकर बोली, तू रामवीर है? हाँ माँ, अब मैं हमेशा के लिए आ गया। अध्याय 8। गुमनामी का नायक। आज भी रामवीर खेतों में हल चलाता है, गांव के बच्चों को पढ़ाता है। कोई नहीं जानता कि यह वही आदमी है जिसने दिल्ली को बचाया। उसके पास न कोई मेडल है न कोई सम्मान, लेकिन हर साल 15 अगस्त को वो माँ के साथ छत पर बैठकर तिरंगा फहराता है और दूर आसमान में आंखें गड़ाए देखता है। शायद वहां उसे फिर कोई आवाज बुला रही हो, भारत माँ तुझे सलाम।